लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हमारे क्लास का आज का टॉपिक है टीजीटी पीजीटी स्पेशल। और टीजीटी पीजीटी स्पेशल के लिए राजनीति विज्ञान और टीजीटी पीजीटी स्पेशल बैच के रूप में और राजनीति विज्ञान का क्लास स्टार्ट हो रहा है और 2021 ये टारगेट बैच है। और राजनीति विज्ञान के साथ साथ इसमें टीजीटी और पीजीटी का भूगोल का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है। आप अगर उन दोनों में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या आप व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखिए, टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है, इसमें आज हम लोगों को इस स्पेशल एपिसोड के अंतर्गत बात करना है पाश्चात्य विचारक की। और पाश्चात्य विचारक का अगर हम लोग अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं तो पाश्चात्य विचारक राजनीति विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय या भाग के अंतर्गत आता है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है यूनानी चिंतक, और यूनानी चिंतक में आपको 2 चिंतकों का अध्ययन करना है। एक का अध्ययन करना है प्लेटो का, और दूसरा अध्ययन आपको करना है इसमें अरस्तु का। प्लेटो का अध्ययन और अरस्तु का अध्ययन करना है। यूनानी चिंतक के बाद जो पाठ्यक्रम आपके विषय वस्तु के लिए निर्धारित किया गया है वह विषय वस्तु है उसमें मध्यकालीन राजनीतिक विचारक। और मध्यकालीन राजनीतिक विचारक में आपको 3 चिंतक का अध्ययन करना है। मध्यकालीन राजनीतिक विचारक में 3 चिंतकों का अध्ययन करना है, जिसमें संत अगस्तीन, थॉमस एक्विनास, संत अगस्तीन, थॉमस एक्विनास, संत अगस्तीन, थॉमस एक्विनास तथा मार्सिलियो। इसके अलावा एक तीसरा चिंतक आपको पढ़ना है जिनका नाम होगा मार्सिलियो। ये 3 महत्वपूर्ण विचारक हैं, इनका आपको अध्ययन करना है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में आपको अगला आता है आधुनिक राजनीतिक विचारक। और आधुनिक राजनीति विज्ञान का आधुनिक राजनीतिक विचारक और आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता का नाम है मैकियावेली। इसलिए इसमें सबसे पहले आपको जिस विचारक का अध्ययन करना है उनको कहा गया मैकियावेली। दूसरे महत्वपूर्ण चिंतक का नाम है जिसको कहते हैं हॉब्स। और हॉब्स के बाद तीसरा चिंतक इसमें आता है लॉक का। अगला विचारक इसमें रखा गया है रूसो का। और अगले में आपको देखना है बेंथम के राजनीतिक विचार। 6 में आता है जेएस मिल। और जॉन स्टुअर्ट मिल के बाद का विचारक होगा आपका अगला
आप पाठ्यक्रम में निर्धारित है और उनका नाम है टी.एच. ग्रीन। और इसके साथ लास्ट में आता है मार्क्स। बट कुछ अन्य चिंतकों को भी हम लोग इसमें देखेंगे और उनको कहा जाता है समकालीन उदारवादी विचारक, समकालीन उदारवादी विचारक और समकालीन मार्क्सवादी विचारक। समकालीन उदारवादी विचारक और समकालीन मार्क्सवादी विचारक। समकालीन मार्क्सवादी विचारक, समकालीन मार्क्सवादी विचारक, ये दो विचारकों को भी पीजीटी और अगर उच्चतर लोक सेवा आयोग का आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह महत्वपूर्ण होगा। टीजीटी पीजीटी के साथ साथ यह क्लास राजनीति विज्ञान के संदर्भ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इतने पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में हमको अध्ययन करना है, राजनीति शास्त्र के सिद्धांत का अध्ययन करना है, भारत का संविधान देखना है। यह 3 बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जो टीजीटी स्पेशल के लिए निर्धारित किया गया। बट अगर पीजीटी का और असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको कुछ पार्ट और भी सम्मिलित किए गए हैं और यह उच्चतर लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्तियों की घोषणा भी कर दी गई है। तो उसमें जो बातें आपके एग्ज़ाम के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में बतलाया गया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स और उसमें निर्धारित किया गया पॉलिटिकल थ्योरी, भारत का संविधान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय विदेश नीति। यह पूरा पाठ्यक्रम हायर के लिए भी निर्धारित है। तीनों के लिए हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राजनीति विज्ञान का यह स्पेशल बैच है और इस स्पेशल बैच को प्रारंभ किया जा रहा है। आपका यह क्लास मिलना शुरू होगा 1 मार्च से, जिसमें एडमिशन की घोषणा हमने किया था और 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक उसमें दाखिला अपना सुनिश्चित करा लेना है। और यह क्लास आपका 1 मार्च से स्टार्ट होगा। सारे एग्ज़ाम के लिए यह क्लास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्लास फाउंडेशन और एडवांस पर आधारित है। यह क्लास आपको सामान्य समझ पर आधारित है। इसके अंतर्गत वे विद्यार्थी भी जिन्होंने अभी राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया है, वे भी आसानी से इस क्लास को अटेंड करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो एक पार्ट के रूप में हमने आपको बतला दिया कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक के अंतर्गत किन बातों का हमको अध्ययन करना है। खैर, इस बात के बाद
जिस पर आज हम लोगों को अभी चर्चा करनी है वह बात यह है कि आज सबसे पहले आता है जो विचारक वह है यूनानी राजनीति वैज्ञानिक। और यूनानी राजनीति वैज्ञानिकों में दो नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक का नाम है प्लेटो और दूसरे का नाम है अरस्तु। आपने वर्कबुक और कलम को लेकर हमारे साथ इसको पढ़ना शुरू करें और प्रीवियस ईयर के सवालों को पढ़ने के बाद मिलान करें और इस बात की तफ्तीश करें कि क्या पढ़ने के बाद आप सवालों को हल कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हल कर लिया तो उत्तम है और अगर हल नहीं कर पाया तो इसका अर्थ है कि अभी और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। तो पढ़ने से पहले, क्लास को भी पढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो कोई भी एक सामान्य पुस्तक का भी आप अवलोकन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले इसकी बात करना शुरू करें। एक अप्रोच को समझने का प्रयास करते हैं आके सबसे पहले हम लोग कैसे इस बात का अध्ययन करें कि आपको बहुत आसानी से विषय वस्तु समझ में आ जाए। आप किसी भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स या थिंकर्स का अध्ययन करें, भारतीय राजनीतिक विचारक का अध्ययन करें, राजनीति शास्त्र के सिद्धांत का अध्ययन करें। सबसे पहले जो बात आपको देखना है वह यह देखना है कि उस समय का देश काल परिस्थिति कैसा है। देश काल परिस्थिति का आपको अध्ययन इसलिए करना है क्योंकि इसी के अंतर्गत समस्याओं का जन्म होता है। इसी के अंतर्गत समस्याओं का जन्म होता है और इन्हीं समस्याओं के जन्म होने पर समस्या के समाधान हेतु, समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक विचारक समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक विचारक के द्वारा अपनी बात को बतलाया जाता है। राजनीतिक विचारक इसी बात के लिए अपना सिद्धांत देता है। तो चाहे सिद्धांत को जानकर आप उस समय की परिस्थिति को देखें या उस समय की परिस्थिति को देखकर आप उसके द्वारा प्रतिपादित होने वाले सिद्धांत को जान लें, अंदाज़ा लगा लें, अपने आप ही इस बात को आपको समझ लेना है देश काल परिस्थिति। दूसरा, इसमें आपको यह समझना है कि कौन सा विचारक किस विचारधारा के साथ संबद्ध है, इनके विचारधारा का नाम क्या है और इस विचारधारा के जितने तत्व होते हैं, इस विचारधारा के जितने तत्व हैं वह तत्व समस्त विचारकों में अवश्य ही पाया जाएगा। अगर उदाहरण के रूप में बात करें तो यूनान के राजनीतिक विचारक का संबंध बनता है जिस राजनीतिक विचारधारा के साथ, उसको कहते हैं आदर्शवाद। और आदर्शवाद के पिता का नाम है, आदर्शवाद के पिता का नाम है जिसको कहा गया प्लेटो। और प्लेटो राजनीति विज्ञान के
आइए राजनीति विज्ञान के प्रारंभ करता है। आपके एग्जाम में यह सवाल आएगा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ करता कौन है, तो आपको बतलाना है कि प्रारंभकर्ता प्लेटो है। बट प्लेटो राजनीति विज्ञान के पिता नहीं है। प्लेटो के अलावा एक दूसरा चिंतक आता है जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा गया। आपको आएगा कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता क्यों कहा गया। इसका मतलब है कि आपको यह बात समझना है कि प्लेटो राजनीति विज्ञान का बिगिनर है, प्रारंभ करता है, बट यह पिता नहीं है। यह प्रारंभ करता नहीं है, लेकिन यह पिता है। कौन सी ऐसी लाइन है, कौन सा ऐसा काम कर दिया अरस्तु जिसके कारण हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कह रहे हैं, लेकिन प्लेटो को राजनीति विज्ञान का प्रारंभकर्ता कह रहे हैं। अगर बात इसको समझने का प्रयास करते हैं तो आपको यह बात मालूम होगा कि इसके लिए यूनानी देश काल परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं। इसलिए इस बात का उत्तर देने के लिए आपको यह दर्शन समझना होगा। सिंपल बात है कि जो बातें समझ में आ गई वह भूलती नहीं हैं, और जो बात रटी गई वह बातें कभी याद रहती हैं, कभी भूल जाती हैं। राजनीति विज्ञान मास्टर ऑफ सोशल साइंस है, इसलिए इसमें अवधारणा की भूमिका, कॉन्सेप्ट की भूमिका, कार्य कारणवाद की भूमिका, क्लिनिकल मेथड्स की भूमिका, जिसको रोग जांच अध्ययन पद्धति कहते हैं, कि भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इसका अध्ययन करने के लिए या किसी भी सामाजिक विज्ञान का भी अध्ययन करने के लिए आपको अप्रोच सेट करना होगा। क्योंकि परंपरागत अध्ययन पद्धति से परिणाम भी परंपरागत होगा। यह अजीबोगरीब बात है कि हम परिणाम में परिवर्तन चाहते हैं, बट हम अध्ययन की प्रणाली में परिवर्तन करने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहते। तो आप खुद सोचें कि क्या यह मुनासिब है, क्या यह संभव है कि परिणाम बदलना चाहते हैं लेकिन पद्धति में परिवर्तन करना नहीं चाहते। इसलिए अगर परिणाम को बदलना है तो पद्धति को भी थोड़ा चेंज करने का प्रयत्न करना होगा। आप ये ना सोचें कि ये कैसे होगा। प्रयास पहले दिन से करेंगे, परिणाम भी पहले दिन से मिलेगा। रोज करेंगे, 3 दिन के बाद परिणाम आपके सामने होगा। क्लास करना न करना अलग मैटर है, बट आपका अध्ययन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी सफलता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हों। मेरे इस बात से मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि आप अगर क्लास करें, बल्कि आप अपने कॉन्सेप्ट में, अपने प्रणाली में, अपनी अध्ययन पद्धति में थोड़ा बदलाव करके देखें। आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा
क्योंकि जो बातें हम आपको बतला रहे हैं यह पूर्णतया अध्ययन पर आधारित है, यह व्यावहारिक है, इसका प्रयोग किया हुआ है। इसका नया प्रयोग करने की आपको मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ। इसलिए आपने इस बात को समझा कि कोई ऐसी बात है जहाँ प्लेटो भूल गया और भूल का क्या गया, वह भी अपने देश काल परिस्थिति का गुलाम है। और कैसे गुलाम है? जैसे हम गुलाम हैं अपने देश काल परिस्थिति के, और जैसे आप गुलाम हैं अपने देश काल परिस्थिति के। आपका व्यवहार, आपका विचार, हमारा व्यवहार, हमारा विचार अपने अपने देश काल परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इसलिए कहते हैं कि परिस्थिति से क्या बनता है? परिस्थिति से ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है, परिस्थितियों से स्वभाव बनता है, स्वभाव से प्रवृत्ति बनता है, और प्रवृत्ति से दृष्टिकोण का विकास होता है, और दृष्टिकोण के विकास से ही वर्ग का निर्धारण होता है। यह बात आप पढ़ेंगे, हमने नहीं कहा। यह बात महान चिंतक प्लेटो के द्वारा कहा गया। आपको यह बात शायद मालूम हो कि प्लेटो ने एक एकेडमी बनाया था, और उस एकेडमी के अंतर्गत यह लिखा हुआ था कि मेरी एकेडमी में कोई भी ऐसा व्यक्ति दाखिला न ले जिसको गणित या ज्यामिति का ज्ञान नहीं है। अजीबोगरीब आपके मन में बात आएगा कि यह चिंतक है राजनीति विज्ञान का और शर्त लगा रहा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो ले रहा है, जो एडमिशन से पूर्व की परीक्षा है, वह परीक्षा का आधार क्या है? गणित है। तो इन्होंने इस बात को माना था कि गणित के ज्ञान के लिए विज्ञान का, और विज्ञान के लिए कार्यकारणवाद का, कार्यकारणवाद ही आधार बनता है दर्शन का, और दर्शन आधार बनता है राजनीति का। इसलिए राजनीति और नीति शास्त्र, राजनीति और दर्शन शास्त्र, राजनीति और आचार शास्त्र, राजनीति और मनोविज्ञान, सारा का सारा विषय एक में गूथा हुआ था। प्लेटो इसको अलग नहीं कर पाया। जब अलग नहीं कर पाया तब यह राजनीति विज्ञान का प्रारंभकर्ता तो बन गया, लेकिन राजनीति विज्ञान का यह पिता नहीं बन पाया। तो आपको ऐसा अंदाज़ा, ऐसी बातों को आपको समझने की आवश्यकता है वहाँ पर जब आप पेपर और पेन के साथ बैठे हों और इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हों कि आखिर इनका थॉट्स क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो आपके बुद्धिमत्ता के पूर्ण परीक्षण पर आधारित होते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जो कि साफ साफ लिखा होता है कि न्याय का कार्य विशेषीकरण के आधार पर विचार किसने दिया, आनुपातिक न्याय का विचार किसने दिया, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने दिया, व्यावहारिक राज्य का विचार किसका है, सरकारों का वर्गीकरण पहली बार किसने किया, राजनीति शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया, राजनीति विज्ञान का प्रयोग पहली बार किसने, विलियम गॉडविन ने किया। तो ऐसे सवाल भी आते हैं, बट यह सवाल इजी वे में होता है जिसको आपको रटना है, जिसको आपको क्या करना है, रट लेना है। लेकिन इसके रटने से राजनीति विज्ञान की समझ विकसित हो और कठिन सवालों को आप हल करें, यह संभव नहीं है।
यह संभव तब होगा जबकि आप पूरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ को बनाएं। ये बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया कि विचारधारा। दूसरा आपको सिंपल है, तथ्य पर आधारित है। और तीसरे नंबर पर आपको याद कर लेना है, पढ़ना है। सबसे पहले किसी भी चिंतक को आप पढ़ें, डायरी निकालें, कलम निकालें, पेपर निकालें, पहले उसका तथ्यात्मक बातें एक जगह पर नोट करें। जैसे प्लेटो को पढ़ना है तो प्लेटो का जन्म कहाँ पर हुआ, ये एथेंस का है या स्पार्टा का है, यह क्रीट का है या किसी अन्य नगर राज्य का है, इसका जन्म कब होता है, इसके पिता का नाम क्या है, इसके माँ का नाम क्या है, इसके गुरु का नाम क्या है, इसके विश्वविद्यालय का नाम क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा। आपको बात मालूम होगा कि अगर इन बातों को आप देख लेते हैं तो बहुत सारे सवाल जो कॉन्सेप्ट पर भी आधारित होगा, इसके आधार पर आप अंदाज़ा लगा करके सवाल को सही कर सकते हैं। इसका अभ्यास करना है। पॉइंट आप समझ रहे होंगे कि इस बात का अभ्यास करना है कि कौन ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर हमने पढ़ा, हमने सही किया, लेकिन कैसे हम सवालों को, उन सवालों को हल करें जिसको हमने पढ़ा ही नहीं है। बिना पढ़े भी राजनीति विज्ञान के सवालों को आप सही कर सकते हैं। 3 बातें आज आपको बतला रहे हैं, आगे की बात अगले क्लास में बतलाएंगे। आज 3 बातों में पहली बात है कि किसी भी थिंकर्स का अध्ययन करने से पूर्व वहाँ के देश काल परिस्थिति का, प्लेटो के ऊपर देश काल परिस्थिति का बनना था, राजनीतिज्ञ बन गया दार्शनिक। आपको सवाल अगर यह आता है कि प्लेटो का उद्देश्य क्या था, राजनीति में जाना, क्योंकि तत्कालीन यूनान में राजनीति ही सबसे ज़्यादा लोगों को आकृष्ट करने वाला क्षेत्र था। आकृष्ट करने वाला क्षेत्र तत्कालीन यूनान में राजनीति था। ऐश्वर्यपूर्ण था, प्रभावोत्पादक था, हर एक युवा के सपनों का वह पराकाष्ठा था। लेकिन वह सपना हर एक व्यक्ति तो नहीं देख सकता था। आज सपने कौन देखेगा? सपने वह देखेगा जिसका परिस्थिति, जिसके पृष्ठभूमि, जिसके पृष्ठभूमि या इसको हम कहते हैं सामान्य परिचय, जिसको कहते हैं सामान्य परिचय आज जिसका होगा वह सपना देखेगा। प्लेटो का पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से संबंधित था, इसलिए स्वाभाविक बात है कि इनके द्वारा इस बात का सपना देखा गया कि कदाचित मैं भी राजनीतिक बनूं। लेकिन आपको यह बात भी मालूम है कि अचानक एक एक्सीडेंट हो गया। आपको सोचना है कि जब इसको राजनीतिज्ञ बनना था तो यह दार्शनिक क्यों बन गया। पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण राजनीति में रुझान होने के बावजूद भी अचानक एक घटना ने प्लेटो के जीवन की दिशा को ही बदल डाला, उथल पुथल हो गई। क्यों? क्योंकि तत्कालीन यूनान के महानतम और प्लेटो के गुरु सुकरात को राज्य के द्वारा मृत्युदंड दिया गया, और यह मृत्युदंड देना प्लेटो के लिए एक प्रकार से झंझावात था। प्लेटो के जीवन में इस प्रकार के प्राणदंड देने से तूफान खड़ा हो गया। उथल पुथल के इस परिस्थिति और मनोसंवेग में अंततः प्लेटो का झुकाव दर्शन जगत की तरफ गया
अब देखिए, आपको यहाँ पर थिंक करना है कि सुकरात को मृत्युदंड दिया किसने? शासक ने। और वह शासक कैसा था? अयोग्य था। और अयोग्य क्यों था? क्योंकि तत्कालीन यूनान में लोकतंत्र था। इसलिए स्वाभाविक बात है कि यूनान का हर चिंतक लोकतंत्र का विरोधी होगा। प्लेटो ने भी लोकतंत्र का विरोध किया और अरस्तु ने भी लोकतंत्र का विरोध किया। प्लेटो ने इसका विरोध करके फिलासफर किंग का सिद्धांत दिया और अरस्तु ने इसका विरोध करके व्यावहारिक राज का विचार दिया। तो आपको अगर आता है, सिंपल बात है, व्यावहारिक राज्य का विचार किसका है, या मिश्रित शासन तंत्र का विचार किसका है, या पॉलिटी का विचार किसका है, या मध्यम वर्ग का शासन का विचार किसका है, तो आप सहज भाव में लगाएंगे कि किसी न किसी यूनानी का ही होगा। और जब फिलासफर किंग के बाद प्लेटो ने कर लिया, तब स्वाभाविक बात है बचने वाला चिंतक कौन है? अरस्तु। इसलिए इसका उत्तर आपको क्या लगा देना है कि यह विचार किसने दिया था? अरस्तु के द्वारा इस बात को बतलाया गया और उनके द्वारा कहा गया कि मिश्रित शासन तंत्र, व्यवहारिक राज और मध्यम वर्गीय राज। तो कहने का आशय यह है कि प्लेटो ने इसीलिए लोकतंत्र का विरोध किया और बुद्ध के शासन का समर्थन करने के लिए, दार्शनिक राजा की फौज तैयार करने के लिए इसने अपने आप को दर्शन जगत में समर्पित कर दिया और राजनीति विज्ञान का प्रारंभ कर दिया। ये बात क्या था? यह बात एक्सीडेंटल था। यह एक अचानक घटनाक्रम ने प्लेटो के जीवन की धारा को बदल दिया। तो कहने का आशय है कि इन तीन बातों को अगर आप आज समझ लेते हैं, इसको गांठ बांध लेते हैं, इसको अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और इसके आधार पर राजनीति विज्ञान में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, प्रीवियस ईयर के सवालों को देखते हैं और सवालों को देखकर लगाने की कोशिश करते हैं, सवालों को पढ़ने के बाद विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं या विषय वस्तु का अध्ययन करने के बाद सवाल देखते हैं, तो आपको बहुत ही सहज होगा। आप इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि अगर सफलता चाहते हैं तो सफलता की कीमत आपको ही देनी होगी। न घर वाला देगा, ना कोई बाहर वाला देगा। यह प्रयास आपका अपना होगा। आपके अपने प्रयास से ही विषय वस्तु का ज्ञान होगा, सफलता हासिल होगी। इसलिए आपने जहाँ इस बात को समझा, मैंने आपको कहा विचारधारा, विचारधारा आदर्शवाद, आदर्शवाद का मेन थीम आपको जान लेना है। आदर्शवाद का मेन थीम है कि यह राज्य को साध्य मानता है और व्यक्ति को साधन मानता है। अगर राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन, राज्य को सर्वोच्च और व्यक्ति को उसके अधीन, यदि राज्य को स्वाभाविक या आंगिक, तो इसका मतलब है जितने भी राजनीति विज्ञान के आदर्शवादी चिंतक होंगे, सब में ये बेसिक पॉइंट होगा। अब चलिए, प्लेटो आदर्शवादी है, अरस्तु भी आदर्शवादी यूनान के। और अगर बात करें आधुनिक काल की, इंग्लैंड की, तो ब्रैडले, बोसांके और ग्रीन का विचार हालांकि आधा उदारवादी है और आधा आदर्शवादी। तो ब्रैडले, बोसांके, और अगर जर्मनी में चलते हैं तो फेक्टे, कांट और हीगल, सब में ये आदर्शवाद का तत्व अंतर्निहित होगा। इसलिए इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट बनाने की आवश्यकता है कि यह विचारक आदर्शवादी है। तो ये अब चलिए
इस आदर्शवाद का सारा कॉन्सेप्ट उल्टा किया तो आएगा उदारवाद। इसलिए जितनी बातें आदर्शवाद में आपने समझा सब अगर उल्टा कर दें तो जितने उदारवादी चिंतक हैं सब में ये पाया जाएगा। कहने का आशय है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन आसान है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ने पर किसी भी विषय का अध्ययन आसान है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ने पर सहज और सरल ढंग से विषय वस्तु का प्रारंभ करके सारे सवालों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और अंततः सफलता को हासिल भी कर सकते हैं। यह बात हमने आज आपको बतलाने की कोशिश किया। सारी क्लासेस इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। पूर्णतः नया बैच स्टार्ट हो रहा है टीजीटी का, पीजीटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान के लिए और भूगोल के लिए भी। आज इसमें दाखिला प्रारंभ है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें दाखिला भी सुनिश्चित कर लिया है। आप भी अगर इसमें एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो 28 तक ये एडमिशन और प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। आप भी अपना प्रवेश सुनिश्चित करके अपनी सफलता को पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात आज के लिए आपके लिए था। अगली क्लास में, रेगुलर क्लास में हम लोग मुलाकात फिर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।